मूवी की शुरुआत मिस्र के असवान शहर से होती है। यहाँ एक आदमी, उसकी पत्नी, उनके दो बेटे और उनकी बेटी लैला अपने घर वापस लौटते हैं। लेकिन जैसे ही वे घर के अंदर कदम रखते हैं, उनका पालतू पक्षी बुरी तरह घायल हालत में तड़पता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी रहस्यमयी और बेहद खतरनाक ताकत ने उस पर हमला किया हो। इस अजीब घटना के बाद लैला के माता पिता तुरंत घर के नीचे बने तहखाने की ओर जाते हैं। तभी पता चलता है कि उनका यह तहखाना किसी साधारण जगह पर नहीं, बल्कि जमीन के अंदर दबी हुई एक रहस्यमयी काले रंग की पिरामिड के ऊपर बना हुआ है। जब वे उस काली पिरामिड के अंदर पहुंचते हैं तो वहां एक काले बेसाल्ट पत्थर का विशाल सर्कोफेगस ताबूत रखा हुआ मिलता है। उस ताबूत के अंदर एक इंसान की मम्मीकृत लाश मौजूद होती है। लेकिन अचानक वह मम्मी अपने आप हिलने डुलने लगती है, मानो उसके अंदर फिर से जान आ गई हो। अगले ही पल वहां एक भयानक अलौकिक शक्ति सक्रिय हो जाती है और देखते ही देखते वह रहस्यमयी ताकत लैला के पिता पर हमला कर देती है। वह कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही उस अदृश्य शक्ति के हाथों उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। यही घटना आगे आने वाली भयावह और रहस्यमयी घटनाओं की शुरुआत साबित होती है। अब कहानी साल 2018 में मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंच जाती है। यहाँ एक इन्वेस्टिगेटिव टीवी रिपोर्टर चार्ली कैनन अपनी गर्भवती पत्नी लारिसा और अपने दो बच्चों केटी और सेबास्टियन के साथ खुशी खुशी रह रहा होता है। इसी बीच ये भी पता चलता है कि केटी की दोस्त वही लैला है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। एक सुबह केटी अपने घर में अकेली होती है, तभी उसके सामने असवान वाली वही रहस्यमयी औरत आ जाती है। लोग उसे मैजिशियन के नाम से जानते हैं। वो खुद को लैला की मां बताती है और बड़े प्यार से केटी को टॉफियां देकर अपनी बातों में फंसाने लगती है। मासूम केटी उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही चार्ली को इसका पता चलता है, वह तुरंत अपनी बेटी के पीछे भागता है। वह पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह केटी को बचा ले। लेकिन तभी अचानक एक भयंकर रेत का तूफान उठ खड़ा होता है। उस तूफान की वजह से चार्ली की नजरों से वह रहस्यमयी औरत और केटी दोनों ही ओझल हो जाते हैं। लाख कोशिशों के बावजूद वह अपनी बेटी तक नहीं पहुंच पाता और उसे खो देता है। इसके बाद चार्ली और लारिसा तुरंत पुलिस के पास जाकर अपनी बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। इस मामले की जांच में उनकी मुलाकात अंग्रेजी बोलने वाली जूनियर डिटेक्टिव डालिया जाकी से होती है, जो उनकी बात को गंभीरता से सुनती है और उनकी मदद करने की कोशिश करती है। लेकिन इस केस का मुख्य डिटेक्टिव चार्ली और लारिसा की कहानी पर भरोसा नहीं करता। उसे शक होता है कि कहीं इस पूरे मामले में खुद माता पिता का ही हाथ तो नहीं है। इसलिए वह सबसे पहले उन्हीं पर संदेह करना शुरू कर देता है। इसके बाद कहानी में पूरे 8 साल का समय बीत जाता है। अब चार्ली, लारिसा, सेबास्टियन और उनकी तीसरी बेटी मॉड अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य के अल्बुकर्क शहर में रहने लगे हैं। वे इस समय लारिसा की मां कार्मेन के घर में रहते हैं, जो एक कट्टर कैथोलिक महिला है। इतने साल बीत जाने के बाद भी केटी के गायब होने का दर्द इस परिवार की जिंदगी से कभी नहीं गया और वे अब भी उसकी याद में टूटे हुए हैं। उधर मिस्र के असवान में एक किशोर लड़का अचानक एक भयानक हादसा अपनी आंखों से देखता है। एक कार्गो विमान जिसमें वही रहस्यमयी काले पत्थर का सर्कोफेगस ले जाया जा रहा होता है, अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर जमीन पर गिर जाता है। हादसे के बाद जब पुरातत्व विभाग के लोग उस मलबे की जांच करते हैं, तो उन्हें अंदर एक ऐसा नजारा दिखाई देता है जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। वहां उन्हें केटी मिलती है, जो पूरे 8 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हुई थी। लेकिन उसकी हालत बिल्कुल सामान्य नहीं होती। उसका पूरा शरीर किसी प्राचीन चर्मपत्र में लिपटा होता है, जिस पर एक बेहद पुरानी और रहस्यमयी भाषा में अजीब अजीब मंत्र और निशान लिखे हुए होते हैं। केटी जिंदा तो होती है, लेकिन वह किसी भी इंसान की तरह प्रतिक्रिया नहीं देती। वह पूरी तरह कैटाटॉनिक अवस्था में होती है, यानी न किसी से बात करती है, न किसी की ओर देखती है और न ही अपने आसपास की किसी चीज पर कोई प्रतिक्रिया देती है। इतना ही नहीं, उसे बार बार खुद को चोट पहुंचाने की भी आदत पड़ चुकी होती है, जिससे साफ पता चलता है कि इन 8 सालों में उसके साथ कुछ बेहद भयावह हुआ है। इसके बाद अधिकारियों द्वारा केटी को वापस उसके परिवार के पास अमेरिका भेज दिया जाता है। इतने सालों बाद अपनी बेटी को सामने देखकर चार्ली और लारिसा की आंखों में खुशी के साथ साथ चिंता भी साफ दिखाई देती है।
क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि उनकी बेटी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। उसके अंदर अब कोई गहरा और डरावना रहस्य छिपा हुआ है, जो आगे चलकर सबकी जिंदगी बदलने वाला है। केटी के घर लौटने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आता। उसका व्यवहार दिन बे दिन और भी अजीब होता जाता है। वह बार बार अपने कमरे से चुपके से बाहर निकल जाती है और फिर किसी नुकीली चीज से खुद को ही बुरी तरह घायल करने लगती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके शरीर पर उसका खुद का कोई नियंत्रण ही नहीं बचा हो। इतना सब होने के बावजूद चार्ली और लारिसा उसे दोबारा अस्पताल या किसी डॉक्टर के पास ले जाने से मना कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब तक के इलाज से कुछ नहीं हुआ और शायद कोई भी डॉक्टर उनकी बेटी की इस रहस्यमयी हालत को समझ नहीं पाएगा। एक दिन चार्ली की नजर केटी के शरीर पर बने अजीब अजीब निशानों और लिखावटों पर पड़ती है। उसे एहसास होता है कि ये कोई साधारण घाव नहीं है, बल्कि किसी प्राचीन भाषा में लिखे हुए शब्द हैं। इस रहस्य का पता लगाने के लिए वह एक पुरातत्व विज्ञान के प्रोफेसर से मिलता है और उन्हें केटी के शरीर पर लिखी उन रहस्यमयी इबारतों के बारे में बताता है। प्रोफेसर उन प्राचीन शब्दों का अनुवाद करते हैं और जो सच्चाई सामने आती है, उसे सुनकर चार्ली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे बताते हैं कि ये सारी लिखावटें नासामारानियन नाम के एक बेहद प्राचीन और भयानक दानव के बारे में है। कहा जाता है कि यह राक्षस जहां भी आजाद होता है, वहां पूरे के पूरे परिवारों और बस्तियों को बर्बाद कर देता है। प्रोफेसर आगे बताते हैं कि सदियों पहले इस दानव को रोकने के लिए एक खास अनुष्ठान किया जाता था। उस अनुष्ठान में इंसान के शरीर को मम्मी बनाकर उसकी त्वचा पर यही पवित्र मंत्र और शिलालेख लिख दिए जाते थे। यही लिखावटें उस दानव के लिए एक कैद की तरह काम करती थीं और उसे पूरी ताकत हासिल करने से रोकती थीं। लेकिन इस अनुष्ठान की सबसे खतरनाक बात यह थी कि जैसे जैसे शरीर पर लिखे हुए ये मंत्र मिटते जाते हैं या त्वचा से हटाए जाते हैं, वैसे वैसे नासा मारानियन की शक्ति बढ़ती जाती है। यानी अगर केटी के शरीर से ये सभी लिखावटें पूरी तरह गायब हो गईं, तो वह प्राचीन दानव पूरी ताकत के साथ आजाद हो जाएगा और फिर उसे रोक पाना लगभग नामुमकिन होगा। इसी बीच चार्ली को एक और अजीब बात का पता चलता है। वह ध्यान देता है कि केटी बोल तो नहीं रही, लेकिन बार बार छोटी छोटी आवाजों और इशारों के जरिए किसी तरह का पैटर्न बना रही है। ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि केटी दरअसल मॉर्स कोड में संदेश देने की कोशिश कर रही है। यही मॉर्स कोड उसने अपने अपहरण से पहले गर्ल स्काउट्स में सीखा था। चार्ली धैर्य से उस पूरे मॉर्स कोड का मतलब निकालता है। जब संदेश का अनुवाद पूरा होता है, तो उसमें सिर्फ एक ही नाम लिखा होता है, लैला। ये नाम देखते ही चार्ली को एहसास हो जाता है कि केटी उसी लड़की की तरफ इशारा कर रही है जो उसके अपहरण से जुड़ी हुई है। इसके बाद चार्ली अपनी बेटी के गायब होने के समय आए पुराने सहानुभूति वाले सभी पत्रों को दोबारा खंगालना शुरू करता है। तभी उसे एक ऐसा लिफाफा मिलता है जिसे कभी खोला ही नहीं गया था। वह पत्र लैला की तरफ से भेजा गया होता है। उस पत्र के अंदर एक तस्वीर होती है जिसमें बिल्कुल वही टॉफी दिखाई देती है जिसका इस्तेमाल करके केटी को बहलाकर अगवा किया गया था। ये सुराग मिलते ही चार्ली तुरंत ये जानकारी डिटेक्टिव डालिया को देता है। डालिया उस पत्र का पता ट्रेस करती है और आखिरकार वह उसे मिस्र के असवान में स्थित उसी रहस्यमय घर तक पहुंचा देता है। डालिया अकेले ही उस घर की जांच करने पहुंचती है। पूरे घर की तलाशी लेने के दौरान उसे घर के नीचे छिपी हुई वही रहस्यमयी काली पिरामिड मिल जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाती, अचानक मैजिशियन उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष होता है, लेकिन आखिर में डालिया अपनी पिस्तौल निकालकर मैजिशियन को गोली मार देती है। इसी दौरान लैला भी वहां पहुंच जाती है। वह बिना कुछ कहे डालिया को एक पुरानी VHS टेप देती है जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा होता है, केटी। ये साफ था कि उस टेप में केटी के पिछले 8 सालों से जुड़ा कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। उधर अमेरिका में हालात लगातार बदतर होते जा रहे थे। केटी के शरीर पर लिपटी हुई प्राचीन पट्टियां और मंत्र एक एक करके टूटने और गिरने लगते हैं। जैसे जैसे वे हटते जाते हैं, वैसे वैसे उसके अंदर छिपे दानव की ताकत भी बढ़ती जाती है। अब केटी सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहती, वह अपने छोटे भाई बहनों के दिमाग पर भी नियंत्रण करना शुरू कर देती है। उसके प्रभाव में आकर वे उसकी हर बात मानने लगते हैं। इसी दौरान केटी अपनी दादी कार्मेन पर हमला कर देती है और बेहद बेरहमी से उसकी हत्या कर देती है। कार्मेन के अंतिम संस्कार के दिन भी डरावनी घटनाएं रुकती नहीं हैं। जब सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं, तभी केटी और छोटी मॉड मिलकर वहां मौजूद लोगों को बुरी तरह डराने लगती है। इसके बाद वे सारी हदें पार कर देती हैं और अपनी ही दादी के शव के साथ बेहद भयावह और अपमानजनक हरकतें करती हैं।
ये खौफनाक मंजर देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति दहशत से भर जाता है, जबकि चार्ली और लारिसा समझ जाते हैं कि अब उनकी बेटी के अंदर का दानव पूरी तरह जागने के बेहद करीब पहुंच चुका है। इसी बीच डिटेक्टिव डालिया वह पुरानी वीएचएस टेप लेकर अमेरिका के अल्बुकर्क पहुंचती है और चार्ली व लारिसा को दिखाती है। जब वे तीनों मिलकर उस टेप को देखते हैं तो उसमें एक ऐसा भयानक सच सामने आता है जिसे जानकर उनके होश उड़ जाते हैं। उस टेप में दिखाया जाता है कि कई साल पहले मैजिशियन ने एक प्राचीन अनुष्ठान के जरिए नासमारानियन नाम के दानव को अपने शरीर से निकालकर केटी के शरीर में स्थानांतरित कर दिया था। इसी वजह से केटी इतने सालों तक उस दानव की कैद में रही। टेप से यह भी पता चलता है कि मैजिशियन किसी साधारण औरत नहीं थी, बल्कि एक बेहद पुराने और गुप्त पंथ की सदस्य थी। उस पंथ का काम नासमारानियन को हमेशा के लिए जमीन के नीचे दफन रखना था, लेकिन इसके लिए उन्हें समय समय पर किसी जीवित इंसान को उस दानव का नया मेजबान बनाना पड़ता था, ताकि दानव पूरी तरह आजाद न हो सके। उधर जब चार्ली, लारिसा और डालिया टेप देखने में व्यस्त होते हैं, तभी केटी अपने भाई सेबास्टियन को सम्मोहित कर देती है। उसके वश में आकर सेबास्टियन केटी के शरीर से बाकी बचे हुए पवित्र मंत्र और पट्टियां हटाने लगता है। जैसे जैसे वे निशान मिटते जाते हैं, नासा महारानियन की शक्ति अपने चरम पर पहुंचने लगती है। कुछ ही देर बाद केटी पूरी तरह हिंसक हो जाती है और चार्ली, लारिसा तथा डालिया पर हमला कर देती है। वह चार्ली को बेरहमी से पीटती है और फिर एक जहरीले बिच्छू को पकड़कर जबरदस्ती डालिया के गले के अंदर डाल देती है, जिससे उसकी जान पर बन आती है। लेकिन टेप देखते समय डालिया ने उस प्राचीन अनुष्ठान का पूरा मंत्र याद कर लिया था, जिससे दानव को एक शरीर से दूसरे शरीर में भेजा जा सकता था। आखिरी उम्मीद के तौर पर वह उसी मंत्र का जाप करना शुरू कर देती है। अनुष्ठान सफल हो जाता है और नासा मारानियन केटी के शरीर से निकलकर चार्ली के शरीर में प्रवेश कर जाता है। चार्ली ये सब अपनी मर्जी से स्वीकार करता है, क्योंकि वह जानता था कि अपनी बेटी को बचाने का यही एकमात्र तरीका है। वो खुद की बलि देकर अपने परिवार को बचाने का फैसला करता है। इसके बाद चार्ली को उसी प्राचीन तरीके से एक ताबूत में बंद करके तहखाने में कैद कर दिया जाता है, ताकि दानव दोबारा कभी बाहर न निकल सके। फिल्म के आखिरी पलों में ताबूत के अंदर कैद चार्ली अपनी बची हुई ताकत से मॉर्स कोड में हल्की हल्की दस्तक देता है। जब उस संदेश को समझा जाता है तो उसमें सिर्फ 3 शब्द होते हैं, आई लव यू, यानी अपने परिवार के लिए उसका आखिरी संदेश। दूसरी ओर अब केटी के शरीर से दानव पूरी तरह निकल चुका होता है। वह धीरे धीरे सामान्य जिंदगी में लौटने लगती है और पहली बार अपने भाई बहनों के साथ एक सच्चा और प्यार भरा रिश्ता बनाना शुरू करती है। लेकिन चार्ली की इस कुर्बानी की कीमत पर ही उसका परिवार दोबारा एक नई शुरुआत कर पाता कुछ समय बीत जाता है। केटी अब धीरे धीरे सामान्य जीवन जीने लगती है, लेकिन चार्ली अब भी उस प्राचीन दानव नास मारानियन का नया मेजबान बना हुआ होता है। उसे हमेशा के लिए इस श्राप से मुक्त कराने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। इसी दौरान लारिसा डिटेक्टिव डालिया से संपर्क करती है। दोनों मिलकर फैसला करती हैं कि अब इस दानव को हमेशा के लिए खत्म करने का समय आ गया है। इसके बाद कहानी एक बार फिर काहिरा, मिस्र पहुंचती है। वहां पता चलता है कि मैजिशियन अभी तक जिंदा है। गोली लगने के बावजूद वह बच गई थी और अब उसे गिरफ्तार करके एक सुरक्षित जेल की कोठरी में बंद रखा गया है। लारिसा और डालिया उसी जेल में पहुंचती हैं। वे पहले मैजिशियन को बेहोशी की दवा देकर पूरी तरह काबू में कर लेती हैं। इसके बाद वे उसके सामने चार्ली को लेकर आती हैं, जिसके अंदर अब भी नासा मारानियन मौजूद होता है। डालिया जानती थी कि दानव को एक शरीर से दूसरे शरीर में भेजने वाला वही प्राचीन अनुष्ठान अब आखिरी बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बार उसका लक्ष्य चार्ली को बचाना और दानव को उसके असली जिम्मेदार इंसान यानी मैजिशियन के शरीर में भेजना था। वह धीरे धीरे उस प्राचीन मंत्र का जाप शुरू करती है। इस अनुष्ठान का उद्देश्य साफ था, चार्ली को दानव के कब्जे से आजाद करना और उसकी जगह मैजिशियन की बलि देकर उसी के शरीर में नासमारानियन को कैद कर देना। यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है और अंत ये संकेत देता है कि आखिरकार चार्ली को बचाने की कोशिश शुरू हो चुकी है, जबकि इस पूरे खौफनाक सिलसिले की असली दोषी मैजिशियन को उसके कर्मों की सजा मिलने वाली है।